नमस्कार, मैं हूं अनुसया साहू, विश्व साहित्य सेवा संस्थान सिंगापुर की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हमारे समक्ष हैं प्रगीत कुंवर जी। प्रगीत कुंवर जी ऑस्ट्रेलिया में एक कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और बहुत अच्छी शायरी लिखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में उनका काफी नाम है, साहित्य जगत में उन्होंने बहुत काम किया है। तो आइए मिलते हैं प्रगीत कुंवर जी से। नमस्कार सर। जी प्रणाम। आपको प्रणाम और बहुत बहुत आभार आपका आमंत्रित करने के लिए। विश्व साहित्य सेवा संस्थान सिंगापुर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके पटल के लिए। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप थोड़ा अपने बारे में बताएं। आपकी सिडनी की यात्रा, आप कैसे वहां पहुंचे, और वर्तमान वर्तमान जीवन के बारे में हम हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल। मैं वैसे तो मेरी जन्मस्थली भारत ही है। मैं दिल्ली के पास गाजियाबाद जो एनसीआर में है, वहाँ मेरा जन्म हुआ। और सौभाग्यशालियों के एक कवि परिवार में जन्म हुआ। मेरे पिता श्री डॉक्टर कुंवर बेचैन जी हैं, जो सब जानते ही हैं कि साहित्य जगत में कोई ही अछूता रहा है उनके नाम से। और मेरा अपना जहाँ तक सवाल है तो मैंने इंडिया से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ मैं। उसके बाद फिर पहले वहाँ से एक अपॉर्चुनिटी मिली जो हम अफ्रीका गए परिवार सहित। और अफ्रीका में युगांडा में था। 6.5 साल वहाँ रहने के बाद फिर ऑस्ट्रेलिया आ गए। ऑस्ट्रेलिया भी अब 17 वर्ष हो चुके हैं। तो यहाँ एक कंपनी में मैं कार्यरत हूँ, ऑस्ट्रेलियन कंपनी में। क्या बात है सर, आपकी जर्नी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रही। तो सर, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप प्रसिद्ध कवि डॉक्टर कुंवर बेचैन जी के पुत्र हैं, जैसा कि आपने बताया। तो इस पहचान के साथ बड़े होने का अनुभव कैसा रहा? अ, वैसे तो इस चीज़ के लिए मैं सौभाग्यशाली कहूँगा अपने आप को कि पिता रूप में डॉक्टर कुंवर बेचैन जी मेरे पिता रूप में मुझे मिले। हम्म। ईश्वर का वरदान आशीर्वाद रहा। और जहाँ तक उनके नाम के साथ बड़े होने वाली एक पहचान की बात है, तो उसमें थोड़ा सा हमारे परिवार की जो एक परंपरा रही वो थोड़ी सी अलग थी। हम्म। पिताश्री स्वयं ही ये कोशिश करते थे कि हम अपनी पहचान खुद बनाएं। जी। उसका एक उदाहरण आपको बताता हूँ। जब मैंने जिस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, अपना बीकॉम किया, उसी कॉलेज में हिंदी डिपार्टमेंट में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फादर थे। हम्म। लेकिन 3 वर्ष तक मैंने जब वहाँ बीकॉम किया, तब तक कोई भी हमारे कॉमर्स फैकल्टी के लेक्चरर ये नहीं जानते थे कि मैं किन का पुत्र हूँ। ना तो डॉक्टर कुंवर बेचैन जी के नाम से जानते थे कि मैं उनका पुत्र हूँ, ना उन्हीं के कलीग जो हिंदी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उनका बेटा हूँ। हम्म। तो 1 वर्ष, 2 वर्ष, तीसरे वर्ष जब मेरे को कॉलेज में अवार्ड फंक्शन में हाईएस्ट मार्क्स के लिए अवार्ड दिए जा रहे थे, तो पिताश्री भी साथ में थे। तब उन्होंने मेरे अपने जो टीचर, माना कि मैं उनका बड़ा फेवरेट स्टूडेंट रहा, अपने जो मेरे लेक्चरर्स थे, तो उन्होंने बड़ा ताज्जुब किया। बोले, आज 3 वर्ष हो गए और तुम अब अपनी डिग्री लेकर जा रहे हो। आज हमें पता चल रहा है कि तुम, फादर का नाम कॉलेज में के बी सक्सेना था, कुंवर अच्छा। बहादुर सक्सेना, कवि नाम कुंवर बेचैन है। कि हम्म। आप के बी सक्सेना जी के बेटे हो, कुंवर बेचैन जी के बेटे हो, आपने बताया क्यों नहीं कभी? तो हम्म। मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा ना तो इस चीज को बताने का कोई मेरे पास कोई रीजन था। हम्म। दूसरी बात, पिताश्री से भी यही परंपरा से सीखा है कि जो चीज वो चाहते हैं कि अपनी पहचान खुद बनाओ, तो उसी वजह से ऐसा रहा। तो ये तो बात, एक उदाहरण मैंने आपको दिया जो कॉलेज का था। लेकिन जहाँ अपने परिवार में, निजी लोगों में और जो काव्य जगत में रहते थे हम लोग शुरू से, क्योंकि परिवार का माहौल अलग था। कवि लोगों का आना जाना, कवि सम्मेलन, कविता, कवि गोष्ठियाँ, उन सब में परिचय जरूर था। तो हम्म। वहाँ अपने आप को जरूर गौरवान्वित महसूस करते थे हम लोग। हम्म। इतने बड़े बड़े लोगों का सानिध्य मिला बचपन में, उनकी गोद में बैठने का अवसर मिला। बड़े बड़े जो उस समय के, आज भी जो इतने उस समय नाम प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं, नामी ग्रामी लोग। जी। तो ये एक बहुत मैं कहूँगा दोनों ही चीजें साथ साथ चली क्या उनके बात पुत्र है सर, ये तो से। बहुत ही खूबसूरत अनुभव आपने बताया। और ये बात जो बताई कि पिताजी चाह रहे थे कि हम आप अपना नाम खुद ही स्वयं बनाएं, ये एक बहुत अच्छी बात है। ये वैल्यूज में शामिल होता है कि किसी के नाम से क्यों जाने जाएं, आपके अंदर की प्रतिभा है, आप खुद बाहर निकालें। ये बहुत बड़ी जी बात है सर। सर, तो जी। आप क्या बचपन से ही साहित्य वातावरण में, जैसे कि आपने बताया कि आपका बचपन से ही साहित्यिक वातावरण
रहा है जी। आपके इर्द गिर्द, तो आपको लेखन की ओर प्रेरित करने वाले कौन हैं स्पेशली, और या स्वयं आपने अपना रास्ता चुना? आ, ये ये सच है ही, जैसे मैंने बताया, जब आंखें खोली, हम्म। जब जन्म के बाद परिवार में, तो हर तरफ वही काव्यात्मक वातावरण मिला, हर तरफ वही लोगों के इर्द गिर्द जितने भी बड़े लोग थे, जैसे मैंने बताया, क्योंकि दिल्ली के पास रहने का एक सौभाग्य भी कहेंगे ये था कि जो भी बड़े बड़े इवेंट्स दिल्ली में होते थे, कवि सम्मेलन हुआ करते थे, तो सब लोग हमारे घर जरूर पहुंचते थे, वहां से ज्यादा दूरी नहीं है। बेचैन जी आप हैं तो पापा जी भी साथ में उनको लेकर आते थे कि चलिए आप घर चलिएगा। कई हम्म। बार एक दिन पहले लोग रुकते थे साथ में, जैसे लाल किले का जो एक गणतंत्र दिवस का सम्मेलन होता है, तो हम्म। अधिकतर सब लोग गाजियाबाद में हमारे घर ही अतिथि रूप आतिथ्य हम देते थे उनको। तो इसलिए उन सबके साथ बैठना, सुनना, हम्म। उनको मंचों पर सुनना, घर में भी फादर का खास तौर से होता था, जो पिताश्री थे, कि वो जब रचनाएं अपनी लिखते थे, उनका जन्म होता था रचना का किसी, तो हम्म। गुनगुनाते हुए घर में हैं, हम्म। जो भी हमारे कानों में वो चीजें आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज शुरू में तो हम श्रोता रूप में उसको ग्रहण करते चले गया मैं जैसे, और हम्म। उसके बाद फिर ये लगा कि शायद कुछ प्रयास कर सकता हूँ। हाँ। तो तब अचानक, मतलब वो जो माहौल का, शायद मैं पूरा क्रेडिट उसको ही दूंगा, जो माहौल था जो मिला, जी। उससे ही शायद प्रेरणा मिली मुझे कि मैं भी कुछ लिख पाऊँ। जी। और आप सबके बीच में जो भी लिख पाता हूँ वो उसी का ही श्रेय है। जी। 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 बिल्कुल, बहुत सही। आपने कहा कि माहौल का असर तो होता ही है, और फिर घर में ही इतने बड़े दिग्गज जब लेखक या कवि हैं, शायरी करने वाले हैं, तो उनका उनका असर तो आप पर आएगा ही। और सर, आपकी पत्नी भी हैं जो कि लिखती हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं। तो आप, जी। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप बहुत सौभाग्यशाली रहे कि जिनका हाथ आपके ऊपर था वो भी लेखक थे, और बहुत बड़े लेखक थे, और फिर आपके साथ जो हैं वो भी काफी अच्छा लिखती हैं। तो आप कैसे, मतलब आपके लिए बहुत आसान रहा इस तरह की जो संगिनी का साथ होना, या आपको थोड़ी मुश्किल महसूस हुई कि कैसा? मैं जानना चाहूंगी थोड़ा सा इस बारे में। जी जी जी, नहीं, इस चीज में यही मैं कहूंगा कि वास्तव में ये सौभाग्य रहा कि पहले पिता रूप में जो सब चीजें मिली, हम्म। उसके बाद जो जीवन संगिनी मिली, डॉक्टर भावना कुंवर, वो हिंदी में पीएचडी हैं, 30 पुस्तकें उनकी आ चुकी हैं, ऑस्ट्रेलियन चली पत्रिका, वो ऑस्ट्रेलिया से निकालते हैं, तो उनके साथ भी वही रहा कि जब 30 पुस्तकें वो लिख रहे हैं, उनकी जो लेखनी थी, तो घर में जब साथ बैठे होते हैं, तो माहौल लेखन का जैसे बचपन में मिला था पिता की तरफ से, ऐसे ही अब अपने परिवार में भी उसी तरह का माहौल रहता है। तो जी। वो भी पूरा क्रेडिट जाता है, बल्कि यहाँ तक मैं कहूँगा कि जो मैं लिखता था, मेरा लेखन उतना कुछ व्यस्तताएं कह लीजिएगा या कुछ शाइनेस कह लीजिएगा, कभी मैं उतना सामने नहीं था। जो हम्म। लिखता था वो लिखता था, अपना डायरी में रहता था, लेकिन भावना का को मैं क्रेडिट दूंगा, उन्होंने कहा कि नहीं, जो आपकी चीजें हैं वो पुस्तक रूप में भी आनी चाहिए। जी। और पिताश्री का भी यही दबाव था कि जो लेखन कर चुके हो हम्म। उसको कम से कम प्रकाशित भी तो कराने की वो करो। हम्म। तो तब उन्होंने और भावना ने मिलकर मेरी पहली जो पुस्तक आई थी 2015 में, हम्म। देखे थे जो ख्वाब, दोहा संग्रह, जी। 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 वो तब आया। हम्म। उसके बाद फिर गजल का एक हमारा साझा संकलन आया है, हम्म। भावना का और मेरा, उसमें भी पिताश्री का आशीर्वाद हमें मिला था। माना कि वो पुस्तक जब तक आई तब तक वो हमारे बीच नहीं थे, हम्म। लेकिन उन्हीं का ही एक वो था, जो प्रयास, उन्होंने जो हमारे को आदेश दिया था, वो हमने उनकी अनुपस्थिति में पूरा किया। तो बिल्कुल पत्नी के रूप में भावना के होने से बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हो गई कि जो माहौल शायद अपने प्रोफेशन से जुड़ने के बाद नहीं मिल पाता, वो मुझे परिवार में भी मिला, और साथ साथ लेखन में भी हम दोनों चलते रहे। जी। जी। सर, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगी, एग्जैक्टली आपके मन में क्या था कि आपको क्या बनना है? आ, सच्चाई है, जिस समय हम जिस पीढ़ी में हम से हम्म। आते हैं, तो माता पिता का जो सपना होता है हम्म। उसे पूरा करना ही अपना सपना बना लेते हैं। तो यही था, जब मैं छोटा था, तो आपको पता है इंडिया में क्या होता है कि 6 क्लास से ही आपको अपना चुनना पड़ता है कि आप किस किस उसमें जा रहे हो, आप स्ट्रीम में जाना है आपको। तो
पिताश्री के मुंह से सुना हुआ था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना है मुझे तुम्हें बड़ा, क्योंकि वो खुद कॉमर्स स्टूडेंट रहे थे। हम्म, एम कॉम गोल्ड मेडलिस्ट थे वो आगरा यूनिवर्सिटी से। उसके बाद फिर उन्होंने एमए हिंदी किया, और फिर हिंदी लेखन, और हिंदी लेखन तो उनका था ही था, लेकिन हिंदी से उनका जो प्यार था उस हम्म, वजह से उन्होंने जो अपना प्रोफेशन चुना, तो उनके पास दो ऑप्शंस थे कि वो लेक्चररशिप में कॉमर्स के भी लेक्चरर हो सकते थे और हिंदी के भी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अब मैं हिंदी में ही ज़्यादा करूँगा। जो मेरा एक कॉमर्स की यात्रा थी वो एम कॉम तक रही। तो जी। उन्होंने कहीं ना कहीं वो स्वप्न मुझ में देखा, बोले कि आप जो है, मतलब मैं चाहता हूँ बेटा तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना। तो हम्म, सिक्स क्लास में उस समय तो मैं कुछ जानता भी नहीं था चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होते हैं, लेकिन कॉमर्स चुनी। और हम्म, आगे मैं उसी उसमें उनका स्वप्न पूरा करने के लिए बढ़ता गया। और मैं अपनी इच्छा वाली चीजें वही होती हैं जो एक बचपना होता है, बचपन में हर एक बच्चे का स्वप्न होता है कि मैं डॉक्टर बनूं या मैं कोई साइंटिस्ट बनूं, इस तरीके की सोच भी साथ साथ चल रही थी। हम्म, लेकिन हाँ, ये स्वप्न एकदम जैसे जैसे बड़ा होता गया तो ये लगता गया कि हाँ, जो माता पिता का स्वप्न है पहले उसे पूरा कर लें, उसके बाद में अपनी जो हॉबीज हैं वो बाद में साथ साथ ये उसको डेवलप स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है जैसा आपने बताया। सर मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगी, जस्ट अभी अभी मेरे दिमाग में ये प्रश्न आया है कि पिताजी हिंदी में थे तो उन्होंने कहा आपको कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। तो जो हमारे देश में या स्थिति है हिंदी की, कि इसे हम जीविका चलाने वाला साधन नहीं बना सकते, क्या ये कारण था इसलिए वो चाहते थे कि आपको चार्टर्ड अकाउंट बने, आप तो ज्यादा बेहतर होगा आपके जीवन के लिए? शायद कहीं ना कहीं ये कड़वा सच है, लेकिन ये बात भी कहीं ना कहीं शायद उनके मन में जरूर रही होगी, क्योंकि उनको क्या था कि उन्हें माँ सरस्वती का आशीर्वाद तो था ही, और इसीलिए संघर्ष का उनका जीवन रहा था। लेकिन माँ सरस्वती के आशीर्वाद से जब उन्होंने लेखन शुरू किया था, उस समय तक कविताएं और कवि सम्मेलन ये चीजें प्रोफेशनल नहीं हुए थे। और वही जब तक मेरा बचपन था तब भी कवि सम्मेलन होने का मतलब ये नहीं था कि वहाँ पारिश्रमिक होना ही है कुछ है, वो एक आपकी हॉबी होती थी। हॉबी और थी। जो लेखनी को ज्यादा एक सम्मान दिया जाता था। तो कहीं ना कहीं उन्हें जरूर ये लगा होगा कि उन्होंने तो अपना एक चुन लिया, लेकिन आगे की पीढ़ी में संघर्ष और बढ़ रहे थे, कंपटीशंस आते जा रहे थे। तो इसीलिए उन्होंने शुरू से कहा भी है कि पहले अपना पूरा ध्यान अपनी स्टडी पर लगाओ। तो स्टडी को उन्होंने हमेशा प्रायोरिटी देने के लिए कहा कि उसके बाद बाकी चीजें भी रहेंगी। तो बिल्कुल जैसा आपने कहा, तो शायद उनके मन में यही रहा होगा कि एक ऐसा वो मिल जाए जो पद, या जो अपना एक प्रोफेशन जो चुन पाए, जिससे कि आजीविका की समस्या खत्म, और फिर अपने जो भी शौक हैं हम पूरे कर सकें। जी जी, बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ। तो सर कुछ अंतर आपने देखा कि उस समय जो हिंदी की स्थिति थी, क्या अभी उसमें बदलाव आया है या वही स्थिति अभी भी है? हिंदी में काफ़ी रिवॉल्यूशनरी चेंजेस आए हैं मैं कहूँगा, क्योंकि जिस समय हम हिंदी पढ़ते थे, उस समय मैं अपना ही यदि उदाहरण लूँ, तो टेंथ तक तो हिंदी रही। हम्म, उसके बाद हिंदी साहित्य से हमारा कोई संबंध नहीं रह, क्योंकि कॉमर्स उसमें जो होती है आपकी स्ट्रीम में, उसमें ज़्यादा हिंदी नहीं रहती। तो हाई स्कूल तक जो हिंदी पढ़ी वो हिंदी तो रह गई। उससे आगे हिंदी अपने आप ही विलुप्त हो गई थी, अपने सिलेबस से तो बाहर चली गई। और हिंदी का जो उस समय माहौल था, तो उस समय काफी चीजें ऐसी थी कि फिर भी हिंदी या अध्यापन, इन चीजों को बहुत एक अलग तरीके का एक सम्मानजनक रूप में देखा जाता था। लेकिन आप अध्यापन में हैं तब तो आप अपनी आजीविका चला सकते हैं, उसके अलावा हिंदी में बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे। जी जी जी। लेकिन धीरे धीरे अब जो है उसमें बहुत चेंजेस आए, उसके बाद चाहे आप उसमें सोशल मीडिया का उसमें योगदान कह लीजिएगा, या पत्रकारिता जगत, ये काफ़ी चीज़ें ऐसे हैं कि जो हिंदी की पब्लिकेशंस काफ़ी शुरू हो गए। और हिंदी जो है एक जैसे अब हिंदी सप्ताह भी मनाया जाता है। तो उस समय उतना ज़्यादा चलन मैंने अपने बचपन का मुझे याद नहीं आता तब इतना होता हो जितना अब होता है। तो अब हिंदी अधिकारी भी होते हैं गवर्नमेंट ऑफिसेज में, तो अब हिंदी का भविष्य जो है भारत में भी उज्जवल है। और जब हम लोग हिंदी भाषी लोग प्रवासी रूप में बाहर आए, आप और हम जैसे जितने भी प्रवासी हैं जो हिंदी भाषी हैं, बाहर आकर भी हमने हिंदी को स्थान दिया।
तो जैसे भावना है वो विजिटिंग फैकल्टी सिडनी यूनिवर्सिटी में हिंदी क्लासेस भी लेती हैं। तो वो एक ऐसी चीजें हुई कि लोगों को हिंदी के प्रति थोड़ा सा रुझान बढ़ा। बढ़ रहा है। तो हाँ, तो अब मैं ये नहीं कहूँगा कि पहले और अब में जो है यदि अंतर देखा जाए हम्म, तो पहले केवल सम्मान सूचक चीज रह गई थी, लेकिन अब वो आजीविका का भी साधन बन चुकी है। हिंदी का भविष्य उज्जवल है और जी सही दिशा में जा रहा है। जी जी। पाठकों के बारे में मैं जानना चाहूंगी कि जो हिंदी के पाठक थे, क्या अभी भी वैसा ही है कि जो लिखते हैं वही पढ़ते हैं? हम्म, पाठकों को तो फिर भी मैं कहूँगा कि वो बहुत जैसे ईमानदारी से वो अपना पाठक धर्म निभाते हैं, क्योंकि पाठकों से ही लेखक हैं। जी जो भी लेखन है वो बिना पाठकों के, बिना श्रोताओं के, यदि वाचक परंपरा की बात की जाए तो बिना श्रोताओं के वाचक परंपरा नहीं जीवित रह सकती, और बिना पाठकों के लेखन नहीं हो सकता। तो श्रोता भी चाहिए, पाठक भी चाहिए। तो उनकी सोच में इतना जरूर फर्क आया है, जो कि एक इंटेलेक्चुअल तरीके एक अलग कम्युनिटी कह लें, वो है जो पूरा साहित्य को समझते हैं, ग्रहण करते हैं। लेकिन अब जो है, क्योंकि व्यस्तताएं इतनी हो गई, जीवन की भागम भाग इतनी हो चुकी है, कि जो पाठक लोग हैं, और उनको भी हम पूरी तरह दोष इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि हम खुद भी उसमें शामिल हैं। हम कभी 5 डेज टेस्ट मैच क्रिकेट का देखते थे, फिर वनडे पे आए, फिर वो 2020 पे 2020 आ तक। गए। तो हर चीज जल्दी जल्दी होती है, रील्स अब आप उसमें देख लीजिएगा, सोशल मीडिया पर भी। तो हम चाहते हैं कम समय में ज्यादा ज्यादा मटेरियल हमें चीज मिल देखिए। पाए। तो पाठकों का थोड़ा सा रुझान उस तरफ हो गया है। तो पाठन में तब में और अब में उतना समय नहीं है, उतना पेशेंस नहीं है। तो हर चीज जो है आपको सोशल मीडिया या इंटरनेट या जो भी नई तकनीक है उसके द्वारा देखी जाती है। तो पाठकों में अब इतना, क्योंकि उनको इतना भागम भाग और चीजें हैं दिमाग में, तो वो चाहते हैं कि कुछ रिलैक्सिंग हो। मतलब वो बहुत दिमाग पर जोड़ ना पड़े। तो उस चीज में थोड़ा वो एक बहुत ज्यादा क्लिष्ट चीजों में नहीं जाके, वो चाहते हैं कि एकदम तुरंत जो उनको रिफ्रेश कर सके। जी तो पाठकों में इतना अंतर तो जरूर आया है, लेकिन फिर भी अभी एक इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी है जो साहित्य को भी साथ साथ लेकर चलते हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसे कि मंचीय दुनिया जो है, मंच पे जो प्रस्तुत करते हैं, जो कवि हैं, जी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लोग उनको सुनने वाले ज्यादा हैं। वैसे अगर किताबें पढ़ने की जो चलन है वो अब थोड़ा जी, घटी है। जिस तरह सच से बात आपने है। कहा कि बहुत जल्दी जल्दी लोग ग्रहण करना चाहते हैं, और ये जो मोबाइल की दुनिया है इसमें इसने कहीं ना कहीं किताबों की दुनिया को थोड़ा सा घटाया। बिल्कुल। जी, इसे मैं हाँ। कहूँगी कि ये एक नुकसान ही है। क्योंकि जो जी किताबें में स्थिरता दे सकती हैं, वो टेक्नोलॉजी की ये जो तेज गति की दुनिया है वो स्थिरता नहीं ला सकते। कहीं ना कहीं वो ये बात सच है। दिमाग को बहुत तेज गति से दौड़ाती है, जो कि आपके लिए घातक है, इंसान के लिए घातक है। ये आप सच कह रहे हैं, लेकिन साथ साथ हर चीज के जैसे दोनों पक्ष होते हैं सिक्के के दो पहलू। तो उसमें जो एक सकारात्मक पक्ष वो ये है कि जब आप सब चीजों को एक जगह इंटरनेट पे आप उसको सेव कर पा रहे हैं। पुस्तकों का क्या है कि पुस्तक आप रख रहे हैं, लाइब्रेरी में रख रहे हैं, वर्षों के बाद उनकी हालत जो थोड़ी सी बिगड़ सकती है, कई 100 150 वर्ष पुरानी यदि पुस्तक आप हाथ में लिए हुए होंगे, तो उसकी वो स्थिति नहीं रह पाएगी जो एक सॉफ्ट कॉपी के रूप में वो रह पाती है। तो सुरक्षित तो रह पाता है सब चीजें, लेकिन हाँ, जो भागम भाग की वजह से लोग एक एकाग्रता से उसे पढ़ पाते थे, अब उतना समय नहीं निकाल पाते। वो चाहते हैं सफर में अपना मोबाइल स्क्रॉल करते जाएं, जो सामने है। अब तो ई बुक्स भी आ गई मल्टीटास्किंग हैं। वाला हाल हो गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो दोनों ही तरीके के उसमें है, कुछ गुण हैं, कुछ दोष हैं। जी जी। सर, मैं जानना चाहूंगी कि कभी ऐसा क्षण आया है जब आपने सोचा कि अपनी अलग पहचान बनाना बहुत कठिन है? उस दौर से आप कैसे बाहर निकले? जी, जहाँ तक मतलब लेखन से संबंधित प्रश्न की बात है, तो हाँ, ये जरूर था कि जब मैं उनके पुत्र रूप में लोगों के सामने आ रहा था, तो स्वाभाविक बात है कि हर व्यक्ति की उम्मीदें बढ़ जाती हैं।
उनको ये लगता है कि आप जो है उनके पुत्र हैं, तो शायद एक अलग लेवल होना चाहिए। तो उस आप चीज का ऐसा थोड़ा कह रहे सा। हैं तो मुझे अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन याद आ रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, जी। ये भी एक उदाहरण है। तो जब ये चीज मेरे दिमाग में आई थी, तो मैंने पिताश्री को कहा, मैंने कहा ऐसा ऐसा मुझे लगता है, यदि मैं कुछ अपना कुछ कोशिश करके लिख भी पाऊं, तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि वो चीज ये लोगों की मेरे को पीछे सुनने में आती है, अच्छा हाँ ये तो अच्छा इसलिए लिख गए, हम्म। पिता ने थोड़ी मदद की होगी। तो मैंने बल्कि एक शेर कहा भी था, उसका जिक्र यहाँ करता हूँ कि गलतियां करता हूँ लिखने में, चलो अच्छा ही है। जी। गलतियां करता हूँ लिखने में, चलो अच्छा ही है, वरना कहते लोग पापा से है लिखवाया हुआ। तो जी। ये मैंने अपने उस बात को इन दो पंक्तियों में लाकर किया था। उन्होंने इस चीज को दो सराहा दिन भी, वो पहले ही बोले। ये बात पढ़ी थी और मैं आपके दिल का दर्द समझ गई थी सर। नहीं, माना कि वो चीज एक मैंने अपने माध्यम से कही, कई लोगों की वो आवाज थी। मुझे मालूम है जो सोनरूपा विशाल बहन है, आदरणीय उर्मिश शंकरदर चाचा जी की बेटी हैं, वो भी हमेशा कमेंट करती हैं कि भैया हाँ यही मेरे साथ रहा। तो हर व्यक्ति की एक वो परेशानी थी। तो जब मैं कभी मैं 10th स्टैंडर्ड में था तब की बात है। तब मैं कहीं कुछ गोष्ठियों में होता था, जाता था, तो जो भी मैं कुछ लिखता था, तो अक्सर यही चीज मेरे को पीछे से सुनाई देती थी। यदि कुछ अच्छा कह गया तो ये तो उनकी होगी, और यदि मैं बुरा कह गया तो मेरा होता था। तो मुझे लगता था अच्छा है, मैं बुरा ही कहता रहूं, तो वो शिकायत नहीं रहेगी। लेकिन पिता को इस बात की फिक्र थी कि यदि तुम लिख रहे हो तो तुम एक उस तरीके की भी लिखो जो तुम्हारी ओरिजिनलिटी है। जी। तो उसमें मैंने फिर यही सोचा था, जो आपने उदाहरण दिया अमिताभ का। तो यदि उनके पिता का देखा जाए, हरिवंश राय बच्चन जी लेखक थे, अच्छे कवि थे, लेकिन अमिताभ ने एक दूसरी लाइन चुनी। तो उस समय मैंने पापा जी को यही कहा, मैंने कहा कि क्या करूं मैं, यदि कविताएं लिखता हूं तो मुझे लगता है, तो मैंने उस समय स्केचेस का एक नया, मैंने कहा कहीं ना कहीं तो अपनी कलात्मकता लानी है। तो उन्होंने उसमें मेरे को मदद भी की, बोले नहीं ठीक है, अब तुम अपना ये भी करो, लेकिन लेखन बंद मत करो। तो लेखन बंद ना करने का कारण यही था कि मेरी वो डायरियां भरती रहती थी, और पिता से मैं वो उस चीज को शेयर करता था। वो मेरे को कहते भी थे, अरे निकलो कोई बात नहीं, छोड़ो दुनिया को। लेकिन फिर मैं धीरे धीरे जब मैं अपना सीए ज्वाइन किया, तो उस समय भी नहीं रहता था। उस समय यही था कि लिखते रहो, चलते फिरते जब कुछ मन में आए लिखते रहे। और वही जो डायरी भावना को हाथ में आई, तो उन्होंने ये कहा कि अब तो ये पुस्तक रूप में आनी चाहिए। इन्होंने शुरू में कुछ अपने, जब हम युगांडा में थे उस समय भावना ने अपने ब्लॉग हम्म। शुरू किए थे। उस समय इंटरनेट नया नया ही शुरू हुआ था। तो ब्लॉग जब बनाए तो उसमें इन्होंने मेरी कुछ गजलें उसमें रखी। फिर जब पापा जी से बातचीत होती थी, तब ये शुरू हुआ कि भाई, उन दिनों मैं दोहे भी लिख रहा था। तब ये हुआ कि अब दोहा संग्रह तो तुम्हारा आना ही है, अगली बार जब तुम भारत आओगे उससे पहले सब चीजें मेरे पास मौजूद होनी चाहिए। और भावना ने यहाँ से सब हिंदी में टाइप करके उन्हें भेजा मेल में। और जब हम इंडिया आए तो फिर वो पुस्तक रूप तक उसको तैयार मिला। हो गई थी, क्या बात है, जी। क्या बात। कहते हैं कि जो चीज होनी है ना जिंदगी में सर, आप उसमें अगर जी, थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन देते हैं तो वो दिखाई दे जाता है और हो जाती है वो। कहते हैं ये कि सच वो आपकी कहते हैं। किस्मत में है। आ, जी। जी। तो किसी न किसी माध्यम से, जैसे आपने बताया कि भावना जी ने अपनी इनिशिएटिव दिखाया उस चीज में कि नहीं आपकी छपनी ही बिल्कुल, चाहिए, आप भले ही कितना भी बिल्कुल। छुपाना चाहें। तो जी, जी, ये जी। मतलब सौभाग्य होता है अपना अपना कि कोई सच ना में। कोई आ ही जाता है सामने जो कि हमारी चीजों को बाहर ले आता है। माध्यम बनते हैं कोई ना माध्यम कोई। बनते हैं। जी जी। सर मैं जी। आपको जानना चाहूंगी कि लेखन की सबसे बड़ी प्रेरणा आपके लिए, तो जैसे पिताजी होंगे लेकिन और भी क्या कोई है, और समाज में अपनी जगह बनाने के लिए आपको, आपका अनुभव क्या था एग्जैक्टली, मैं उस चीज पर फोकस करना चाहूंगी। जो लेखन की प्रेरणा की जहाँ तक सवाल है, तो हाँ, लेखन, क्योंकि जैसे हमने अभी जिक्र किया कि परिवार से एक माहौल तो वहाँ से मिल गया। लेकिन जहाँ तक प्रेरणा का सवाल होता है, तो बिल्कुल जो अनुभव थे, या सबसे पहले तो मेरे लिए एक रोल मॉडल मेरे पिता थे, जिन्होंने पूरे संघर्षों से अपने जीवन को एस्टेब्लिश किया था। तो उनका जो जीवन का संघर्ष जो उनसे सुनते थे, या हम्म। अपनी आंखों के सामने भी बचपन में जो देखा उनको, किस तरह से उन्होंने संघर्षों से कहाँ तक हमको लाए, परिवार को लाए, तो वो कहीं ना कहीं मन में एक कवि रूप में पनप रही थी। बाकी जो अपने इर्द गिर्द जो भी चीजें होती हैं, उसने भी प्रेरणा दी काफी हद तक जो था।
तो मिला जुला के वो सब चीजें ही कहीं लेखनी रूप में उतरी, चाहे वो कविता के रूप में उतरी हो, चाहे वो लघु कथा या कहानी या किसी भी विधा के रूप में निकली, वो लेकिन आई, उनकी प्रेरणा वहीं से मिली। हाँ, पिता ने बहुत जो सबसे पहला तो उन्हीं को श्रेय जाता है कि जो एक लेखन की तरफ कहीं ना कहीं मन जो आगे बढ़ा, या जहाँ एक इच्छा जागृत हुई। लेकिन अनुभव, आसपास के जो जीवन आपस आसपास में देखते थे, उन सब चीजों ने मिलाकर कहीं ना कहीं लेखन की तरफ प्रोत्साहित किया। जी जी। सर, आपके अनुसार एक अच्छे लेखक के लिए प्रतिभा अधिक महत्वपूर्ण है या निरंतर अभ्यास और अनुशासन? देखिए, प्रतिभा जो आती है वो तो माँ शारदे के आशीर्वाद से ही होती है। क्योंकि एक उदाहरण देता हूँ, हमारे परिवार में मुझे याद है जब मैं काफी छोटा था, तो एक बार डोरबेल बजी, तो कोई बाहर महानुभाव थे, हम्म। और वो मेरे ख्याल से नवयुवक खड़े थे कोई, तो उन्होंने अंदर कहा कि उनसे मिलना चाहता हूँ। हमने कहा आइए। पापा जी अंदर थे, तो जैसे हम किसी भी अतिथि का आवाभगत करते हैं वही कर रहे थे। तो पिताश्री के लिए भी वो नए थे। तो उन्होंने पूछा कि आप अपना परिचय दीजिएगा, तो उन्होंने बताया कि मैं स्टूडेंट हूँ और ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। और तो उन्होंने पूछा कि आप यहाँ किस लिए, मेरे से मिलने के पीछे आपका क्या वो रीज़न क्या है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, मैं एक तो आपकी कविताओं से और आपके पर्सनैलिटी से प्रभावित हूँ, और दूसरा यह है कि मैं चाहता हूँ कि मैं भी कवि बनूं। हम्म। तो पिताश्री ने कहा कि कवि बनूं, अच्छा, अच्छी बात है, आपको शुभकामनाएं, तो आप बताइए आपके जो भी प्रयास अब तक रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने अभी तक कुछ नहीं लिखा है। हम्म। कि नहीं लिखा है तो फिर आप मुझसे क्या चाहते हैं बताइए। बोले आप मुझे कवि बना दीजिए। अच्छा। तो पिताश्री ने कहा कि कवि बना दीजिएगा, तो ऐसी कोई टैबलेट या कैप्सूल नहीं है कि आप उसे हाँ। इनहेल करें और हाँ। आप बन जाएंगे। तो हम्म। आप पहले अपना प्रयास कीजिए, अपनी सोच या कोई चीज लाएं, और उसके पीछे कारण क्या है। तो हम्म। उन्होंने ये बताया कि ऐसा है, कारण ये, एक तो इसमें सम्मान तो है ही साथ में, और तब तक वो प्रोफेशनली भी कवि सम्मेलनों का एक ग्लैमर की दुनिया शुरू हो चुकी थी बननी। तो उन्होंने कहा कि दूसरा, मैं इस ग्लैमर की दुनिया में आना चाहता हूँ कवि रूप में, तो एक उसकी अलग एक ग्रेस होता है। तो पिताश्री ने उनको हाथ जोड़ के ये कहा कि आप शायद गलत दरवाजे को आपने दस्तक दे दी है। लेकिन यह है कि माँ शारदे की आप पर कृपा बनी रहे, यदि आप एक अच्छे श्रोता हैं तो जरूर आप किसी दिन अच्छे लेखक भी बन सकते हैं या कवि भी बन सकते हैं। लेकिन मैं क्षमा चाहूंगा, ऐसा कोई भी मेरे पास फॉर्मूला नहीं है कि मैं आपको कवि बना पाऊं। तो जहां हाँ। तक, इसलिए प्रतिभा जो आपने शब्द वो कहा, तो प्रतिभा तो माँ शारदे का एक वरदान होता है। और साथ में फिर जिस आप उसको किस तरह निखार पाते हैं, वो आपके अपने प्रयास होते हैं। निरंतर प्रयास और करते हैं, जी, प्रैक्टिस मेन परफेक्ट। मैं परफेक्ट, बिल्कुल। और उसके अलावा जो है अनुशासन तो हर चीज में जरूरी है, जीवन में ही अनुशासन बहुत काम करता है। तो अनुशासन हुआ, या आपकी जो कोशिशें हुई, जो आपके बाकी जो प्रयास हैं, हम्म। वो सब मिलजुल के आपको उस ओर ले जाते हैं, जो आपकी मंजिल है, जो आपका लक्ष्य है, आपको वहां तक पहुंचा पाता है। तो प्रतिभा होना जरूरी है, लेकिन प्रतिभा के लिए माँ शारदे का आशीर्वाद भी जरूरी है, और आपकी अपनी मेहनत जरूरी है कि आप डेडिकेटेड हों उस तरफ। तो ये मेरे जीवन का जो मैंने बिल्कुल, अपना बिल्कुल, बिल्कुल। अ, सीखा प्रतिभा है। होना एक वैसी बात है कि एक किसान के पास अपनी जमीन है। जी, जी, उसे किसी से लेने की जरूरत नहीं है, उसकी अपनी है। अब उसे वो कितना काम करके कितनी फसल उगा सकता है, ये उस पर निर्भर करता है। बहुत अच्छा कहा आपने, बिल्कुल। जी। जी, और जी, बात वही है कि फिर प्रकृति भी साथ देती ही है। जब आप उस सही। पर काम करेंगे तो फिर आपको जी, रिजल्ट मिलता है। जी। हाँ, मेहनत के बिना तो कुछ भी नहीं होता। कि आपने यदि पिताश्री का एक मुक्तक यहाँ कहूंगा कि उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी, हम्म। उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी, मैंने दीवारें उठाई और उसने उस पर छत रखी। और यूं जो एक उनका पूरा वो था, उसका जो सारांश था वो यही था कि यूं हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से ज्यादा आपकी मेहनत रखी।
जी जी। तो जो मेहनत है वो तो जरूर काम आती है, किस्मत बाद में आती है। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि किसान रूप में भी लिया जाए तो जमीन है, लेकिन बंजर भी बना सकते हैं वही व्यक्ति उसको, और उसी में वो सोना भी उगा सकते हैं। ये आपकी अपने प्रयासों पर है, मेहनत पर है। बिल्कुल बिल्कुल, फिर तो वही है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। बिल्कुल बिल्कुल वही सही कहा मेहनत आपने। का ही वो है कि जी, मेहनत करोगे तब आपके हक में इस तरह की बातें आती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। सर, आप सिडनी में रहते हैं। विदेश में जी रहते हुए हिंदी भाषा और साहित्य से जुड़ाव बनाए रखना कितना जी। चुनौतीपूर्ण और कितना सुखद रहा। जैसे अभी हमने जिक्र किया ही था कि यहाँ आने के बाद ठीक है, प्रोफेशनली पूरा समय जाता है, भावना खुद कार्यरत हैं, वो भी दिन भर ऑफिस रहते हैं, मैं भी ऑफिस रहता हूँ। तो आने के बाद जो था वो हमारा एक घर का जो वातावरण, चाहे हमने बच्चों को दिया सोया, आपस में तो खैर रखना ही था, तो हिंदी एक वातावरण तो मिलता रहा। लेकिन साथ में क्या है कि बाहर तो आप हिंदी से आपको दूर ही रहना पड़ता है, आपकी व्यवस्था है अपने प्रोफेशन के साथ भी, और जिस प्रदेश में आप रहते हैं। तो हिंदी को हमने जिया, क्योंकि हम आए थे उसी परिवेश से यहाँ तक। उसके अलावा हिंदी का यहाँ धीरे धीरे, जैसे मैंने आपको बताया कि भावना ने ई पत्रिका निकाली है ऑस्ट्रेलिया अंचल, तो उस तरह से हम हिंदी से अपने जुड़े रहे। यहाँ पर भी जैसे जो भी है यहाँ कभी कोई कार्यक्रम होते हैं अपनी काउंसलेट में, तो वहाँ से आमंत्रण आता है, तो जो भी हिंदी के यहाँ किसी भी तरीके की गतिविधियाँ उनमें जुड़ते रहते हैं। तो ये लगा कि शुरू में जरूर ये लगा था एक परदेश है, लेकिन बाद में आके हिंदी यहाँ माहौल भी हिंदी का बनना शुरू हो गया। हमने बनाने का भी प्रयास करे, एक तो वहाँ से बना, बाकी सारा जो हिंदी से जुड़ने का एक अच्छा माध्यम रहा वो सोशल मीडिया रहा, या जैसे आप और हम आज बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हिंदी में हम अपनी उस चीज को जी पा रहे हैं। जो केवल यदि हम ये सोचते हैं कि सिडनी में रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, और यहाँ तो हिंदी कहीं है ही नहीं अपने इर्द गिर्द, तो शायद हम बहुत दूर हो चुके होते। लेकिन ये सारे माध्यम बने जिससे कि हिंदी से लगातार जुड़ाव रहता है। और देखा जाए तो हिंदी अपने अंदर है, तो उसे कभी उसे अलग अपने से करना मतलब एक आत्मा की तरह है, एक तो अलग होना मुश्किल था। लेकिन हाँ, एक समय ज्यादा हम उस पे डिवोट तभी कर पाते हैं जब कुछ प्लेटफॉर्म्स मिलें, चीजें मिलें। तो इन सारे माध्यमों के जरिए, जैसे मैंने अभी जिक्र किया, तो हिंदी से जुड़ाव बना रहा। और ऐसा कभी लगा नहीं कि हम परदेश में, हाँ ठीक है अपना ऑफिस आवर्स जो होते हैं, या हम बाजार में हैं, कहीं भी हैं, वहां जरूर हमें पता है कि हम कुछ अलग हैं, लेकिन उसके अलावा घर आते ही अपनी हिंदी का एक वातावरण शुरू हो जाता है। जी जी। सर, लगभग सिडनी ऑस्ट्रेलिया में कितने लोग होंगे जो हिंदी के साथ आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं हिंदी के माध्यम से। जिस समय 17 वर्ष पहले हम यहाँ आए थे, तब यहाँ हिंदी का उतना माहौल हमने नहीं देखा था। लेकिन धीरे 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 बढ़ते बढ़ते अब यदि हम देखें तो अब तो मेरे ख्याल से यहाँ संस्थाओं की बात यदि की जाए, तो मेरे ख्याल से सिडनी सिडनी के अंदर ही हम जिन संपर्क में हैं, जिन संस्थाओं के या जिन साहित्य प्रेमियों के, तो करीब नहीं तो 50 से 60 तो मैं गिन ही सकता हूँ। उसके अलावा वो भी हैं जिनसे हम अभी तक जुड़े भी नहीं है शायद। हम्म। लेकिन वो संस्थाओं के जरिए, या जो या हिंदी अध्यापन के जो यहाँ हिंदी स्कूल्स हैं, उनके जो लोग होते हैं, तो जरूरी नहीं साहित्य से जुड़े हैं, लेकिन हिंदी भाषा से भाषा से। जुड़े हुए बहुत लोग हैं, और काउंसलेट वगैरह में भी हिंदी के कुछ ना कुछ इवेंट्स होते रहते हैं। जी तो जी। हिंदी की काफ़ी अच्छी वो है, माना कि यदि कंपेयर करें, जैसे पापा जी बताते थे कि वो यूएस में या यूके में जब भी कहीं वो गए, तो वहाँ तो हिंदी बहुत परिपक्व स्थिति में आ चुकी है, बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, और हिंदी का एक अच्छा हम्म। नेटवर्किंग है। right। यहाँ अभी 17 वर्षों में हमने जरूर बहुत चेंज देखा, लेकिन अभी भी कहीं यदि उनसे कंपेयर करें, क्या यूके में हिंदी का, हिंदी साहित्य का भी या हिंदी भाषा का जो एक स्वरूप है, या यूएस में है, वो अभी ऑस्ट्रेलिया में उतना तक नहीं है। लेकिन पहले से अब में बहुत बहुत ज्यादा एक अंतर आया है, और बहुत प्रगति। पॉजिटिव है। जी मतलब अब जो है प्रवासी भारतीय काफी बढ़ गए हैं विदेशों में। जी। जी
बिल्कुल। तो अब माहौल काफी बदल गया है, और जो एक बहुत सकारात्मक एक पॉजिटिव साइन है कि हिंदी भाषा जो है अब वो विश्व स्तर पर अपना परचम लहरा रही है। जी जी, प्रवासी भारतीय तो हिंदी के लिए बहुत कार्य कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल मैं ये पूछना चाहूंगी कि भारत में जो हिंदी की स्थिति है, भारत में जी। हिंदी को एक नेशनल लैंग्वेज का जो पदवी है वो दी जानी चाहिए, इससे आप कितना सहमत हैं? अ, बिल्कुल। ये चीज़ तो खैर एक हमारे पहचान है, देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान की। हिंदी से हिंदुस्तान बना। तो एक जो भारत का एक पूरा विश्व में, बल्कि आप जानते भी हैं यदि जो लोग आपको हिंदी भाषी मिलते भी हैं तो वो लोग पूछते हैं कि आप हिंदी हिंदी शब्द से वो ज़्यादा परिचित हैं। लेकिन ये तो जरूर है कि एक वो विश्व अपने भारतीय उस पे उसकी अलग पहचान होनी चाहिए, लेकिन साथ में हमारी जो अन्य भाषाएं हैं, जो रीजनल लैंग्वेजेस भी हैं, उनको भी साथ में लेकर चलना हमारी एक प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्योंकि एक भाषा हमारी हिंदी है, लेकिन साथ में ही आंचलिक भाषाएं हैं, जो प्रांतीय भाषाएं हैं, वो भी बहुत सुंदर हैं। वो भी एक मातृभाषा की तरह ही है। तो दोनों को साथ साथ लेकर यदि हम पूरे भारत में चल पाएंगे तो उसमें हिंदी का तो विकास होना ही है, लेकिन साथ में वो भी विलुप्त नहीं होगी। जो भाषा हमारी एक रीजनल है उनको भी साथ लेके चलें। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मुझे जहां तक लगता है कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसके दिमाग में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो तीन चार भाषाएं एक साथ सीख सकता है। तो बिल्कुल। अगर वो अपनी मातृभाषा तो सीख ही रहा है माता पिता और दादा दादी के माध्यम से, फिर जैसे जी। जैसे वो बड़ा होता है और किताबों में अगर कंपलसरी एक भाषा हिंदी हो जाए कि भाई विश्व की जो आपके भारत की जो व्यवहारिक भाषा है, जो कागजीय भाषा है, वो हिंदी ही रहेगी, क्योंकि हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ है, हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। तो बिल्कुल। आपको वो प्रकृति कह रही है, मुझे जहां तक ऐसा लगता है कि पहले जैसे सही संस्कृत है। थी ना, उसके बाद तो बिल्कुल। जिसका जो स्थान है वो जी। उसे मिलना चाहिए। कहते हैं सच जब बात है। अयोध्या में राम मंदिर नहीं था, कहते अयोध्या खाली थी। तो वैसे सच है। हिंदुस्तान में हिंदी अगर नहीं है अपनी जगह पर, तो जी। वो स्थान भी खाली है, मतलब कोई बिल्कुल और बिल्कुल। उसकी जगह नहीं ले सकता। हाँ, वो तो एक प्रमुख भाषा के रूप में, या जो भी अपनी पहचान के लिए होनी भी चाहिए। और अच्छी बात ये भी है कि हिंदी इतनी सरल भी है कि कहीं ना कहीं जो सारी रीजनल लैंग्वेजेस भी हैं, जो प्रांतीय भाषाएं भी हैं, वो भी कहीं ना कहीं हिंदी से कहीं ना कहीं जुड़ाव रखती हैं। चाहे वो हिंदी नहीं तो संस्कृत से रखती हैं, तो संस्कृत और हिंदी कहीं ना कहीं जुड़ी हो, तो कहीं ना कहीं आपस में उनका संबंध है, जिससे कि वो किसी के लिए बहुत कठिन भी नहीं है। जो जी भारतीय लोग हैं, कोई भी रीजनल लैंग्वेज है, उन्हें हिंदी आसानी से आ जाती है। और जैसे आपने कही थी वो कंपलसरी उसमें एक सब्जेक्ट की तरह रखा जाए तो एक वो नेचुरल उसमें आ जाएगी कोर्स में। जैसे कि आपको पता है कि इंग्लिश भी हम लोग जो पढ़ते हैं वहाँ भारत में, उसी तरह एक हिंदी है, लेकिन हिंदी में पूरा माहौल मिल रहा है। हिंदी में बहुत तरीके की, यदि हिंदी भाषा जान जाए तो कितना कुछ पढ़ने के लिए है, कितना कुछ देखने के लिए, सुनने के लिए है। चाहे वो हिंदी फिल्म है, हिंदी फिल्मी गीत हैं। तो इसलिए हिंदी का देखा जाए तो वो तो अ, उसको प्राथमिकता जरूर ही मिलनी चाहिए। मेरी एनालिसिस जो, तो मतलब मेरे दिमाग में इस तरह की बात आती है कि जैसे भारत अपने आप में एक विश्व की तरह है। जी। हम पूरे विश्व को एक तरफ ले लें, फिर एक अगर भारत को ले लें, कि जैसे जैसे पानी बदलता है वैसे वैसे वहाँ की वाणी बदलती है, स्टेट के बिल्कुल। अनुसार। हर बहुत सारे स्टेट हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं। तो ये बिल्कुल जी। उस तरह का महसूस होता है कि जैसे जब एक मंदिर बनाया जाता है तो उसका जी। डोर होता है, एक पहला डोर होता है, फिर दूसरा डोर होता है, फिर तीसरा डोर होता है। तो मुझे लग रहा है बिल्कुल। वो पहला डोर हिंदी का हो जाना चाहिए, उसके बाद जब वो खुले तो उसके अंदर आप दूसरी भाषा देखें, फिर उसके और खुले तो तीसरी भाषा देखें। बहुत अच्छा कहा आपने। बिल्कुल। और फिर जिससे कि सबको, और जहाँ आपने मंदिर का उदाहरण दिया तो उसमें ये भी होता है उसी मंदिर में, चाहे वो मंदिर एक प्रसिद्ध होता है कि शिव मंदिर है कुछ है, लेकिन जब आप अंदर जाते हैं तो आपको बहुत सारे ईश्वर जो भगवानों की सबकी वहाँ पे प्रतिमाएं होती हैं। तो ये नहीं है कि केवल वो एक चीज के लिए हाँ रेस्ट्रिक्टेड हाँ हो जी गया। तो जी, वहाँ हर हर भगवान जो भी बहुत कुछ हैं देखने के हमारे लिए इसमें मिलता सबके है। रूप तो में एक है। लेयर, मतलब जो शुरुआत है, अगर जब कोई भारत में जाए तो उसे ये पता चले कि अच्छा, हिंदुस्तान में हम इंटर कर रहे हैं, हमें
हमें हिंदी जानना है, हिंदी आनी बिल्कुल। चाहिए। तो ये और बहुत एक है। आपको बीच में रोकूंगा, क्योंकि इस बात के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये भी है, जैसे जब यहाँ आए तो भावना 1-on-1 हिंदी भी पढ़ाते हैं, क्योंकि वहाँ तो है ही जो विजिटिंग फैकल्टी में है, उसके अलावा भी तो अधिकतर लोग जो हिंदी भाषी लोग यहाँ आते हैं, तो वो इनसे केवल अपने अपनी जरूरतों के हिसाब से आते हैं। तो वो कहते हैं हमें इंडिया जाना है, हम 3 या 6 महीने के लिए वहाँ जाना चाह रहे हैं घूमने के लिए, तो आप हमारे को बोलनी सिखा दीजिए, मतलब बोलना आ जाए कि डे टू डे रूटीन में क्या बातें होती हैं, क्या होता है। तो उस तरीके की जब चीजें, जो हिंदी भाषी लोग इतना प्रभावित हो रहे हैं हिंदी से, और वहां जाके वो चाहते हैं कि वो हिंदी बोल पाएं, या कुछ उससे आगे एडवांस होते हैं, वो पढ़ना शुरू करना चाहते हैं, फिर उसके एडवांस होते हैं, लिखना भी शुरू करना चाहते हैं। तो अपने लोगों को तो उसमें सबसे आगे होना चाहिए। जब दूसरे लोग इतना रेस्पेक्ट दे रहे हैं हिंदी को, तो फर्ज बनता है अपना भी। बिल्कुल। और बहुत सारी कंट्रीज, मुझे लगता है हर कंट्रीज में हर भाषा की इज्जत है। जो मैंने जी। देखा है, सिंगापुर में आकर देखा है कि सिंगापुर का कल्चर, सिंगापुर की हम्म। गवर्नमेंट इतना सपोर्ट करती है हर कल्चर के लिए, हर भाषा के लिए। वो ये कहते हैं बड़ी कि बात बिना है। कल्चर के, बिना भाषा के इंसान मशीन की तरह बड़ा होता है। वो पैसा तो पैदा कर सकता है, जी। लेकिन वो संस्कार पैदा नहीं कर सकता, वो जीने का बहुत तरीका पैदा नहीं कर सकता। तो सही। जरूरी है कि जो बच्चा, हर बच्चा कुछ ना कुछ भाषा अपने जब पढ़ाई कर रहा है तो उसमें वो चूज करे, चयन करे उसका, और जी एक जी रेशनल जो है वो उस वे में चले। क्योंकि ये रास्ते बनाए गए हैं और इनको धारण करना, संस्कृति को लेना, ये आपको जी। अपने आप में एक अलंकृत करने जैसी बात हो जाती है आपके बहुत जीवन। सुंदर कहा आपने, बहुत सुंदर बात, बिल्कुल। और यही विश्वव्यापी स्तर पर जो है वो इस चीज को समझना चाहिए। और वैसे जैसे आपने कहा, हर हर देश का मैं भी यही देखता हूँ, चाहे हम युगांडा में थे, चाहे हम यहाँ आए, इतने वर्ष हो गए, 2 दशक होने वाले हैं, तो ये चीजें हमने देखी कि बड़ा फ्लेक्सिबल है गवर्नमेंट्स बाहर की भी, और वो हमेशा आदर करते हैं। आदर कर। और दुख कई बार दुखद होता है जब अपने देश में हिंदी का आदर नहीं देख पा रहे होते, और बाहर इतना वो रेस्पेक्टफुली करते हैं, नमस्ते करते हैं, हम्म, जो एक अंग्रेज लोग हैं, तब हाँ, लगता है कि मतलब उनको इस चीज की तरफ अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। कभी कोई हमारा कोई प्रोग्राम हो, कल्चरल प्रोग्राम हो, तो उसमें वो कोशिश करते हैं कि वो भारतीय वेशभूषा में आए, साड़ी पहन कर आए महिलाएं, या कुर्ते में आए पुरुष, तो जी, वो दिखाता है कि रिस्पेक्ट कितना वो देते हैं आकर्षित हम है। हमारी भाषा को, हमारी संस्कृति को, और हमें भी उनकी भाषा को और संस्कृति को रिस्पेक्ट देना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। ये विश्व की सुंदरता है सर। आप सच बात। देखें कि अगर एक बगीचे में एक ही तरह का फूल होगा तो वो बगीचा अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं, सही बात आपने बगीचा कही। है और बगीचे में तरह तरह के फूल हैं, और वो सारे वही उसकी फूल सुंदरता है। हाँ, उनकी अपनी एक कला है, अपनी एक स्पेशलिटी है, अपनी एक सुगंध है। तो बिल्कुल, कोई बहुत छोटा अच्छी। बड़ा तो हो ही नहीं सकता। जी। जी। बिल्कुल। तो लगता है कि हाँ, जो भी है विश्व स्तर पर हमें और दूसरों को जब हम रेस्पेक्ट देंगे, तभी हमें रेस्पेक्ट मिलेगी। तो वो चीजें मिलकर एक सौहार्दपूर्ण यदि वातावरण है, तो जी उसमें जरूर एक, जैसे आपने पुष्प वाली बात कही, बिल्कुल उसी तरह ही सारी भाषाएं पनपेंगी, और वो जीवित भी रहेंगी। जी जी जी। सर, क्या आपके परिवार के सदस्य आपके लेखन के पहले पाठक या समीक्षक होते हैं? अ, बिल्कुल, क्योंकि माहौल ही एक ऐसा है, तो ऐसा नहीं है कि हम एक डिफरेंट लाइन में है तो सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि विवाह के बाद भी भावना साथ में है, तो उनका लेखन में मैं उनका श्रोता हूँ पहला, मेरे लेखन में वो मेरे पहले श्रोता हैं, या बच्चे हमारे श्रोता होते हैं। तो इसमें बिल्कुल पूरी तरह सच है, क्योंकि एक माहौल है, तो उनके लिए कोई चीज़ बोझिल नहीं है, वो उनको हमेशा रहता है, और वो अपने को भी इंस्पायर करती हैं ऐसी चीजें कि जब हमें लगता है वो, यदि कुछ नया नहीं हुआ, तो अक्सर भावना से मैं पूछूंगा, भावना मुझसे पूछेंगे कुछ नया लिखा, नया कहा, तो वो नहीं भी लिखा होता तो फिर आपको प्रेरित करती हैं वो चीजें। तो बिल्कुल पहले पहले श्रोता वही हैं, और पहले समीक्षक भी वही हैं, यदि उसमें गलत या कुछ सही होता है तो। और जब तक पिताश्री का आशीष सिर पर था, तो साथ में वो हमारे एक श्रोता के रूप में और मार्गदर्शक के रूप में होते थे। भावना और हमारा दोनों ऐसे ही हम जूम पर बैठ के उनके साथ बातचीत करते थे, और वो पूछते थे कि आप क्या लिखा, सुनाओ। मतलब वो मीटिंग का एजेंडा ये होता था कि लेखन का हमें उनका सुनना होता था, लेकिन वो हमसे ज्यादा उनका पर्पज होता था कि तुम दोनों सुनाओ क्या कर रहे हो। तो
बिल्कुल परिवार से ही सबसे पहले एक मिलता है, जो एक इंस्पिरेशन है, और श्रोता रूप में भी वही है। और वो सही रिजल्ट मिलता है, मतलब सही आपको एक समीक्षा मिलती है कि हाँ मुझे जो जी। सुधार करना है तो मतलब करना है। ये सच बात। फैक्ट रियल है जी। तो जी। सर जैसे कि आपने बताया कि आपके पिताजी आपकी कविताएं सुनते थे, तो जी। पिताजी ने आपको जीवन या साहित्य से जुड़ी ऐसी और कौन सी सीख दी है जिसे आप आज भी अपने जीवन का मार्गदर्शन मानते हैं? जी। जहाँ तक साहित्य का सवाल है, उसमें तो उनका एक हमेशा हम लोगों को यही कहना रहा कि जो भी कुछ है उसमें लेखनी में सकारात्मकता बनाए रखो। मतलब लेखनी से कहीं कोई विष नहीं उगलना चाहिए। लेखनी में हाँ ठीक है, आपके इर्द गिर्द बहुत चीजें होती हैं, तो एक संकेतात्मक रूप में आप उसको दूसरे के दर्द को अपनी भाषा में या अपनी लेखनी से आप लिख सकते हो। लेकिन उसमें सुखांत होना चाहिए, सकारात्मकता बनी रहनी चाहिए। जैसे कहानी का जो एक विशेष गुण माना जाता है कि उसको अंत यदि लाए, कितने भी संघर्ष हो अंत में यदि सुखांत है, तो जो हम भी यदि थिएटर से बाहर आ रहे हैं, या जो लेखक ये जो पाठक है वो पढ़ने के बाद अपने आप को रिलीव महसूस करता है। जो ये व्यक्ति की इच्छा होती है कि काश ऐसा होता, यदि हम वही चीज उसमें कर दें कि हाँ ये होना चाहिए, तो वो एक भला तो सब है। हर्ष हर्ष का विषय होता है, खुशी देता है लोगों को। तो उस तरह से ही उन्होंने एक प्रेरणा दी कि एक तो सकारात्मकता अपनी बनाए रखो। हम्म, दूसरा क्या था, क्योंकि माहौल परिवार का देखा, बड़ी इक्वेलिटी वाला एक माहौल हमारे परिवार में रहा। पिताश्री जो थे, उनके माता पिता नहीं थे, उन्होंने संघर्षों से अपना जीवन जिया। और उसके बाद उनका कहना यह था कि जहाँ जिस मोहल्ले में वो रहते थे, तो उनकी जो चाची ताई जो भी कोई है, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, किसी भी तरह के हों, उनके लिए वो सम्माननीय थे। वो पैर चरण स्पर्श कर रहे हैं उनके, उनको उनका प्यार मिल रहा है। यदि वो सुबह जा रहे हैं स्कूल के लिए, तो हम्म, जो एक वो मूंगफली भूनने वाले उनके एक पड़ोस में हैं, तो वो तुरंत निकाल कर, "अरे कुंवर आओ ये ले जाओ"। तो हम्म, वो स्कूल में खाते हुए जाना रास्ते में। तो उनको जो था ना रिश्तों का बहुत, एक एक तो आपका खून के रिश्ते होते हैं, वो एक अलग होता है, लेकिन जो एक आपको सामाजिक तौर पे और रिश्ते जो आपके बनते हैं, उन चीजों को उन्होंने हमेशा वैल्यू दिया अपनी अपनी रचनाओं में भी। और हमें भी यही कहा कि इस तरह का तुम अपने लेखनी में ये चीजें जरूर प्रोटोकॉल्स एक बना लो कि उनको जरूर उसमें रखना। ऐसी चीजें ना आ जाएं कि जो संदेश ना दे के उल्टा लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा कर दे। डिप्रेसिव ना हो चीज। तो पॉजिटिविटी बना कर रखो, ये एक प्रयास रहा जो हमेशा। ये बहुत बड़ी बात कही है सर आपने, जो रिश्तों जी। को बना के रखना, संजो कर रखना। परिवार ना कि परिवार, जो हमारा समाज है उसको भी, इर्द गिर्द, क्योंकि जितने भी लोग हमारे इर्द गिर्द होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे परिवार का हिस्सा ही होते हैं। जी। मैं यहाँ पर पिताश्री का एक मुक्तक आपके सामने रखूंगा। बिल्कुल। उससे आप समझ पाएंगे उनकी लेखनी क्या थी, और वो क्या संदेश हमें और दुनिया को देना चाहते थे। तो उनका एक मुक्तक है कि वो सड़कों के किनारे के शजर की छाँव छूता है। वो सड़कों के किनारे के शजर की छाँव छूता है। शहर और गांव लिखा हो तो पहले गांव छूता है। कुंवर इस दौर में भी उसकी आंखों में शराफत है। वो झुक कर आज भी अपने बड़ों के पांव छूता है। वो झुक कर आज भी अपने। तो ये उनकी सोच थी, और वही वो संदेश दुनिया को देते थे। और परिवार में भी उनका यही आदेश था जी। कि इस तरह का ही लेखन हो। ग्रेटिट्यूड बहुत बड़ी चीज होती है सर। कहते बिल्कुल। हैं कि जो चीज झुक कर पाई जा सकती है ना, अकड़ कर नहीं मिलती कभी। बहुत बिल्कुल सही कहा। जीवन का जो एक सफल व्यक्ति की पहचान है, वो है ही यही कि एक तो आप हमेशा सीखने की जिज्ञासा अपने अंदर रखिएगा, जो आपको कभी गर्व जैसे अहम की तरफ ले जाते हैं वहां तक आपको नहीं ले जाने देगा। आप हमेशा छात्र जीवन ही अपना बनाकर रखिए। और हमेशा
सुख बांटिए, तो वही होता है कि जितना आप सुख बांटेंगे उतना आपको उससे कई गुना ईश्वर आपको देता है। तो ये दो एक गुरु मंत्र हैं जो बिल्कुल, ग्रेटिट्यूड। हमेशा ही बड़े लोग हमें कहते हैं ना, देते ऐसा हैं। फल बनो जो फल देता हो, पत्थर भी पड़े तो फल ही देता हो। बिल्कुल बिल्कुल, सकारात्मकता हर हाल में आपकी जीवित रहनी चाहिए। जी, जी। बिल्कुल सर। आज डॉक्टर कुंवर बेचैन जी आपके सामने बैठे होते और आपके लेखन पर टिप्पणी करते, तो आप उनसे हम्म। क्या सुनना चाहते? सबसे पहले तो डांट क्योंकि उनका ये तो रहता आपका था कि परम अधिकार है। हाँ हाँ, तो वो चीज तो हमेशा हमारे को एक सही मार्गदर्शन देती रही। लेखनी में भी उन्होंने माने कि उनका डांट का तरीका भी बहुत अलग था। वो बड़े मतलब जैसे एक उदाहरण के रूप में यदि मैं आपसे कहूँ, दो तरीके के व्यक्तित्व होते हैं। एक व्यक्तित्व होता है यदि किसी ने कुछ गलती की तो वो सीधा सीधा उनको सीधे शब्दों में कहते हैं तुमने गलत किया। एक तो ये एक तरीका है आपको किसी की गलती उसको इंगित करने का। एक तरीका होता है कि आप उसको इस तरह से कहें कि हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन क्या इसमें ऐसा तो नहीं है, यदि ऐसे कर दें तो दूसरे व्यक्ति उसको बड़ी सहजता से लेता है, उसको नेगेटिव नहीं लगता, उसको ये लगता है अच्छा। तो उनको हमेशा सिखाने का तरीका उन्होंने हमारे को यही रखा। उनकी डांट बड़ी मीठी होती थी। तो वो यही था कि उन्होंने हमें जब भी कहीं लेखन में यदि कोई मार्गदर्शन या कुछ भी देना है तो वो स्टेप बाय स्टेप चलते थे। या उनका कहना होता था पहले भाव, अपने भावों को जीवित रखो। अपने एक मैथमेटिक्स में मत फंसो कि गजल की बहर ये सब चीजें नहीं, पहले अपने भावों को मत मरने दो। भावना की भी एक रचना है कि भावों को उस भावों को बस बहने दो, और नियम व्याकरण रहने दो, भावों को बस बहने दो। तो ये वाली चीज जो थी वो पिता का भी यही था। वो हमेशा ये कहते थे कि पहले जो थॉट्स आती हैं वो आपकी असली काव्य या आपका जो साहित्य है, जो आपका अपनी सोच है, वो आपके भाव हैं। तो वो वैल्यू करते हैं उसको, किस रूप में किस शैली में आप लाओगे वो बाद बाद में देखा जाएगा, लेकिन उस समय आप उन भावों को रखो अपने पास। तो फिर वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप में बता, अच्छा तुम्हारे भाव बहुत अच्छे हैं, अब इसको एक काम करो, इस रूप में करो। फिर उसमें आगे बढ़ाते थे कि अच्छा इसमें कुछ चीजें होती हैं, गजल का व्याकरण पुस्तक मैंने लिखी है तो मैं उसके टिप्स तुम्हें बता रहा हूँ कि क्या व्याकरण होती है। तो वो व्याकरण भी एक सा सारा सारा हमने सिलेबस नहीं दिया हाथ में, धीरे धीरे देते थे। तो वो भी एक बहुत एक अलग तरीके का उनका तरीका था। तो जैसे मैंने उनका मुक्तक सुनाया, तो उसी तरह मैंने उनको एक बार अपना एक पंक्ति, दो पंक्तियां उन्हें कहीं के मैंने देखिए लिखा है। तो वो बोले कि हाँ इसी तरीके का व्यक्तित्व मैं चाहता हूँ तुम लोगों में। तो वो मेरा शेर ये था कि उसने धक्का जानबूझकर मारा था, उसने धक्का जानबूझकर मारा था, मैंने दिल को समझाया था गलती से, मैंने दिल को समझाया था गलती से। तो आप उस तरह से सोचो कि आप आपके मन में संकेत, आपको सिग्नल मिल चुका है कि नहीं उसने किया तो जानबूझ, लेकिन अपने आप को समझाइए नहीं नहीं ये गलती से हो गया होगा। तो गलत। आप एक क्षमा लेकर इसमें चलेंगे। उलझना नहीं है आपको, जी। तो बहुत कारण है कि आप परे हो सकते हैं। बिल्कुल जी। बिल्कुल। और दूसरे व्यक्ति जो है ना, तब अपने आप वो जो चीजें हैं ना कड़वाहट कहीं ना कहीं वो मिठास में बदल जाती हैं, यदि आप उस तरीके का व्यक्तित्व रखें, सकारात्मकता रखें। जिसे कहते जी। हैं ऑरा सर। ऑरा ऐसा बिल्कुल होना चाहिए कि किसी और की जो निगेटिविटी है वो इंटर ना कर पाए आपके अंदर। बिल्कुल। आप में रहें, आप जी वो जी ना जी। बन जाए। कहते हैं ना, वाइब बिल्कुल सही कहा आते हैं और आपने। आप उनके जैसे बन जाते हो। तो वो सही नहीं कह रहे होना चाहिए, आपका ऑरा इतना स्ट्रांग होना हैं। चाहिए। हाँ, और आप आप ही रहें, आप वो अंडर ना बन डिनाई। जाए। हाँ। बहुत सही, बहुत बिल्कुल सही कहा आपने। जी। तो सर आगे बढ़ते हैं। मैं जी। जानना चाहूंगी कि आज के युवा लेखकों, विशेषकर उन लोगों के लिए जो किसी प्रसिद्ध व्यक्तित्व की छाया में अपनी पहचान बनाने का प्रयास कर रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको मेरा संदेश वही है जो अभी तक हमने जितना जिक्र किया भी था, कि एक तो सकारात्मकता, जो संदेश या जो मैंने सीखा वही चीज आगे मैं पास ऑन करना चाहूँगा नए लेखकों के लिए भी। और ये भी कि आप प्रभावित जरूर किसी से भी हों, लेकिन एक अपनी अलग पहचान भी रखने की कोशिश करनी हो चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको वही आपको अलग बनाएगी। या एक ऐसा आपके अंदर कुछ गुण होना चाहिए कि वो
समझ आ जाए, यदि कोई भी व्यक्ति उसे, जैसे होता है कोई पेंटिंग है, हमें पता है यदि हम देख रहे हैं और हम इतना ज्यादा परिचित हो चुके हैं, ये एम एफ हुसैन जी की होगी, क्योंकि हम उस कलाकृति से पहचानने लग जाते हैं। इसी तरह जो लेखन में भी आपकी एक अलग पहचान हो जो इशारा कर दे कि ये अच्छा, ये उन्होंने लिखा हो, तो उस तरफ प्रयास करना चाहिए। हाँ, समय लगता है हर चीज में, क्योंकि जब तक परिपक्वता नहीं आएगी, वो चाहे उम्र की परिपक्वता हो या चाहे आपके अध्ययन की हो, जब वहां आप पहुंचे तो उस समय तक आपको एक वो मुकाम हासिल होना चाहिए जिसमें आप किसी की छाप आप में ना रहे और आपकी अपनी पहचान बने। बिल्कुल तो सही, यही ये अभी हमने बात कही कि हम्म, आप ही रहें, आप वो ना बन जाएं। वो आपको बिल्कुल। प्रेरित करें, प्रेरित करें, जी आप जी जी प्रेरणा लें, लेकिन आप ही रहें। जी। मुझे याद है पिताश्री बहुत कई बार खुश होकर ये बात कहते थे, क्योंकि जब से सोशल मीडिया आया तो फेसबुक के जरिए अपनी थॉट्स सब लोग हम आपस में शेयर करते हैं, तो स्वाभाविक बात है कि जो लेखन में है तो लेखन लेखन की चीजें शेयर की जाती हैं उसमें ज्यादा। तो उनको अक्सर जो भी मेरी कई कॉमन हमारे फ्रेंड्स हैं ही, जो पिताश्री के साथ के हैं, उन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी तो जरूर चाचा जी हैं, ताऊ जी हैं, जिनको भी हम वो रखते थे तो वो भी पढ़ते थे। तो वो उनको कहते थे कि ऐसा है, प्रगीत जो लिख रहा है वो कुछ उसमें अलगपन है। तो पापा जी ये बात बड़े खुश होकर गर्व से कहते थे कि जब तुम कुछ लिखते हो ना, तुम्हारी थॉट वास्तव में एक अलग होती है, उसमें कहीं ऐसी छाप नहीं होती। तो जब और लोग मुझे कहते हैं तो मुझे ज्यादा खुशी होती है कि हाँ। और ये तो स्वाभाविक है, जैसे मेरी आवाज को एक ईश्वर का वरदान है कि यदि लोग अक्सर कहते हैं कि जैसे वो गाया करते थे, कहीं ना कहीं आवाज में पूरी तरह रिजेम्बलेंस है। तो ये तो एक आशीर्वाद है, क्योंकि उनका पुत्र होने की पहचान भी है। लेकिन लेखन में जहां तक सवाल आता है, उनका मार्गदर्शन है, लेकिन जैसे वो अब अंतर कई बार मैं पूछता था उनसे, मैंने कहा कहीं आपके और उसमें मैं कहाँ अपने आप को अलग कर पाता हूँ, क्या मैं कर पाता हूँ? तो उनका कहना ये था कि देखो, मेरा जो भी एक लेखनी रही, मैं श्रृंगार में भी रहा और मैं एक सॉफ्ट उसमें बढ़ा आगे, क्योंकि गीत से उन्होंने अपना लेखन शुरू किया था, हिंदी गजलों तक बाद में आया और बहुत विधाओं में लिखा। लेकिन वो बोले कि एक सॉफ्टनेस वाली चीज जो थी, तुम क्योंकि एक अगली पीढ़ी हो, आज की पीढ़ी तो थोड़ी देर रिबेल, थोड़ी सी एक अलग वो एक थॉट होती है। तो तुम केवल सुंदरता, प्रकृति, इन्हीं चीजों में नहीं केंद्रित हो, तुम्हारा क्योंकि आज की आधुनिक जो तुम्हारे इर्द गिर्द का जीवन है उसको तुम लिखते हो, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे उसमें कहीं इनकलाब या इस तरीके की चीज अलग आ जागरूक जाती है। करने वाला, समाज को हाँ, जागरूक करने जागरूकता। वाला। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वो अंतर है, तो वो अंतर तुम्हारे को मुझसे अलग बना रहा है, तुम चिंता मत करो। तो वो चीज सुन के मुझे लगता था चलिए अच्छा है कि वही जो मैंने पहले पंक्ति दोहराता था वही दोहरा रहा हूँ कि गलतियां करता हूँ लिखने में, चलो अच्छा ही है, वरना कहते लोग पापा से ये लिखवाया हुआ। तो कहीं ये लगता था कि हाँ, कुछ चीजें व्याकरण की भी छूट रही हैं तो अच्छा है, ग्रांटेड, ठीक है। मुझे कोई बिल्कुल प्रकांड पंडित नहीं बनना, मुझे उनसे मेरा कोई मुकाबला ही नहीं है, वो एक अलग है, मैं तो धूल मात्र हूँ। बिल्कुल तो बिल्कुल। उस चीज से, लेकिन कहीं ना कहीं एक बूंद की भी जो एक अलग पहचान होती है, जैसे हम कहते हैं सागर से उछली बूंद, उस बूंद का एक अलग व्यक्तित्व है, अपनी अलग पहचान है। उस तरह का एक प्रयास रहता है कि बूंद जरूर है सागर के उसमें, लेकिन दिखनी चाहिए वो बूंद अलग से भी तो नजर आए। एक बात मैं बताती हूँ कि हम प्रकृति से अलग नहीं है। आप एक देखें कि एक वृक्ष का फल टूटा, उसके अंदर का बीज उसी मिट्टी में गया, वो फिर अब जी, एक वृक्ष बना। उसने बिल्कुल कितनी हवा खींची, कितनी मिट्टी खींची, कितना पानी खींचा, क्या क्या खींचा, तब जाके उसका एक और फल बना। हो सकता है उस वृक्ष से ज्यादा उसका फल और मीठा बिल्कुल। हो सकता है, हाँ, नहीं हो मतलब सकता है। तो हाँ, ये नहीं है होता कि है आप बिल्कुल। बीज जरूर उस वृक्ष के हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप यूनिवर्स में रहकर कितना आप अपने आप के खुदा से कनेक्ट हुए, कितना बहुत आप सही। उस यूनिवर्स से कनेक्ट हुए कि यूनिवर्स ने फिर से आपको बहुत कुछ देना शुरू कर दिया। एग्जैक्टली यहाँ तक बिल्कुल, एक लगता है। एक वो एक जीवन चक्र है हाँ, जिसमें रहते हैं, और आगे उसमें सुधार करने के बहुत मौके होते हैं, तो कहते हैं कि आगे। साधना क्या है, जैसे हमने मेहनत की बात की, तो साधना यही है कि आप कितना कनेक्ट हो पा रहे हैं। आपकी आत्मा जब आपके यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाती है तो डाउनलोड ऑटोमेटिकली होता है आपके दिमाग में, और बिल्कुल वो थॉट बिल्कुल। के माध्यम से, कलम के माध्यम से, किताब के कागज में हम वही चीज जी, उतारते हैं। तो वो एकदम सही। साधना तो जरूरी है। आप चाहे किसी के भी पुत्र हो, किसी के भी, जब आप इस धरा पर आए हैं तो वो जी, साधना तो आपको करनी ही पड़ेगी सर। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने।
जी। यही है, प्रकृति है, और यही चीज हर किसी के लिए लागू होती है। कोई फर्क नहीं हम्म। पड़ता कि हम कहाँ से हैं, क्या है। और फिर वही है कि जैसे कहा कि सरस्वती जी का वरदान होना ही चाहिए। तो जब प्रकृति बिल्कुल। जिसमें हाँ, बिना उसके तो नहीं है। वरदान का मतलब भी वही, हम आप जानते हैं कि ये तो एक साधना का एक जरिया है हमारे को, लेकिन एकाग्रता और अपनी मेहनत, वही चीज ईश्वर को भी कल्पना में हमारे इसी तरह लाती है। और डिसिप्लिन, जैसे आपने कहा था, अनुशासन, ये सब चीजें मिलजुल कर आपको एक मूर्ति रूप में लाते हैं, जो एक मिट्टी से मूर्ति बना पाते हैं अपने आप को हम, और अपने गुणों को उसमें रखने की कोशिश करते हैं कि ये जीन्स उसमें जाने चाहिए, ये जीन्स उसमें से निकाल देने चाहिए। बिल्कुल। तो बिल्कुल। जी। वही मैंने कहा कि कुछ माता पिता देते हैं, कुछ परिवार देता है, कुछ माहौल देता है, फिर कुछ समाज देता है, और फिर कुछ बिल्कुल। दुनिया देते हैं। और फिर ये डिपेंड करता है कि हम क्या हासिल करते हैं। हम जी। चीज को ज्यादा और हम क्या चुनते हैं, हम हम कौन सा रास्ता चुनते हैं, ये चीज उसमें वो हमारी अपनी बुद्धिमत्ता पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से कौन से डिसीजंस ले रहे हैं। जी जी। सर, बिल्कुल आखिरी चरण में हम पहुंच गए हैं अपने साक्षात्कार के। तो अंत में आपके आगामी साहित्यिक सपनों और योजनाओं के बारे में जानना चाहेंगे। पाठक और श्रोता भविष्य में आपसे क्या अपेक्षा रखते हैं? एक तो यही है कि माँ शारदे से प्रार्थना रहती है कि जो भी कुछ है अपने लेखन में परिपक्वता आए, हम्म। और जो सकारात्मकता का जो एक आदेश मिला पिताश्री से, उसी को निभाते हुए आगे बढ़ें। और उनके उनकी इच्छा और भावना के जो पूरे पुश होता है, उससे यह है कि कुछ और प्रकाशन में भी रहें चीजें। तो ये तो अपने साहित्य से संबंधित है। दूसरा, एक पुत्र रूप में जो एक है, वो एक इच्छा ये रहती है, जो पिताश्री के जो अधूरे काम है, जो उनके अप्रकाशित साहित्य है, उसको लोगों तक लेके आया जाए। और जैसे भावना ने और हमने उनकी अलग वेबसाइट भी बनाई, तो उस तरह से जो उनका साहित्य है, या जो उनके वीडियोस हमने अब तक इतने वर्षों में जब भी जाते थे हम रिकॉर्ड करते थे, तो वो लोगों तक वो पहुंचा पाए उनके साहित्य को किसी भी रूप में। तो चाहे वो आजकल के तकनीक के जरिए उनके अधूरे कामों को पूरा करना, एक ये दूसरा लक्ष्य जीवन का है। बहुत खूबसूरत लक्ष्य है सर। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके विचारों को जानकर। आपकी आवाज़ सचमुच में बहुत अच्छी है सर, आप अच्छा गाते हैं। धन्यवाद आपका। जी। धन्यवाद आपका, सर, मैं आशीर्वाद है। सिर्फ आपसे प्रार्थना करना चाहूंगी कि हिंदी के विषय में कि तीन ये जो मैंने बताए हैं कि हिंदी दिवस, इंटरनेशनल हिंदी दिवस, और हिंदू नववर्ष, अगर आप जी। प्रवासी भारतीय हैं जिस तरह से, तो वहां पर भी आप मनाने की कोशिश करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल। लोग जुड़े हिंदी के साथ। और जी जी। मुझे आपसे बात करके, आपके परिवार के बारे में जानकर, आपके विचारों के बारे में जानकर, और लेखन के बारे में जानकर बहुत बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़कर, और आपके मंच से आपको बहुत शुभकामनाएं, मंच के लिए भी। और जिस तरह से हिंदी के प्रति आप समर्पित हैं, आपका भी माँ शारदे जो है मार्ग प्रशस्त करें। और आपको ढेरों शुभकामनाएं। जी, आपको भी ढेरों शुभकामनाएं जी। से। शुभ रात्रि। जी, शुभ रात्रि, नमस्कार। नमस्कार।